हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी धाकड़ तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों मुश्किल से अब आप लोग के पास 60 दिन का समय हो बचा हुआ है। ठीक है, तो इन 60 दिन में दोस्तों आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना है, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो सके और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मॉडल सेट 2 को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने सेट 1 अपलोड कर दिया फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख ले। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये आपका सेट 2 है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों आप लोग एग्जाम में सेम टू सेम इसी टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे देखिए जो समय मिलेगा दोस्तों, ये आपका 1.5 घंटा का समय मिलेगा और आपका 40 नंबर का रहेगा। ठीक है, 40 नंबर का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को कोई गलत आपका क्वेश्चन के लिए कोई मार्क्स नहीं काटा जाएगा। ठीक है, आपको पूरा का पूरा टिक करके आना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना, चाहे आप जानते हो या फिर नहीं जानते हो। ठीक है, आपको टिक करके आना है, ताकि आपका अगर मान लीजिए आप नहीं जानते और वो क्वेश्चन सही हो गया तो आपका 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका गलत हो गया तो उसमें भी आपका कोई नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपका सभी को आपको टिक करके आना है। तो पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न आपका, प्रकाश की किरण गमन करती है। ठीक है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इसमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो प्रकाश की किरण है ये आपका हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आगे देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। ठीक है, ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सभी परावर्तक पृष्ठ पर। ठीक है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, ये सभी परावर्तक पृष्ठ पर आपका परावर्तन के नियम लागू होते हैं। आगे देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। जो फोकस दूरी होता है दोस्तों, ठीक है, जो फोकस दूरी आपका होता है ये आपका वक्रता त्रिज्या का क्या होता है। ठीक है, एफ जो होता है दोस्तों ये वक्र त्रिज्या का क्या होता है, तो आधा होता है। ठीक है, r/2। ठीक है, जो फोकस होता है दोस्तों ये आपका हमेशा त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, लेकिन यहीं अगर पूछा जाए कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, यहाँ पे पूछ लिया जाए दोस्तों वक्रता त्रिज्या जो है वह फोकस दूरी की क्या होती है। तो जो त्रिज्या होता है दोस्तों ये आपका फोकस का दुगुना होता है। ठीक है, क्या होता है त्रिज्या जो होता है ये आपका फोकस का दुगुना होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। फोकस जो होता है वह त्रिज्या का आधा रहता है, त्रिज्या जो होता है वह फोकस का दुगुना होता है। ठीक है, ये दोनों का आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है, आपका आर दे दिया जाएगा और आपका फोकस निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, या फिर फोकस दे दिया जाएगा, त्रिज्या निकालने के लिए बोला जाएगा। तो अगर आप ये सूत्र को याद रखेंगे तभी आप लोग उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न है आपका, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर की, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए मैंने बताया था यार, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, जो वक्रता त्रिज्या आपका दिया हुआ है दोस्तों ये आपका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपका यहाँ पे निकालने बोला जा रहा है फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस का जो इसका सूत्र होता है दोस्तों ये होता है आपका F = r/2। ठीक है, जो फोकस होता है ये आपका त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए त्रिज्या कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसको 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कहाँ पे है 10 सेंटीमीटर, आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न है आपका, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, इसको आपको मुख्य अक्ष कहा जाता है, ये आपका हो गया, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो बिंदु है इसको आपको ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, पोल कहा जाता है। ठीक है, और ये जो आपका किसी गोले का हिस्सा है दोस्तों तो इसका भी कोई केंद्र होगा तो इसको आपका यहाँ पे वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है, और ये जो पूरे लाइन है दोस्तों ये इसको आपका मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका दर्पण सी है, यहाँ पे अगर आपका प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों तो ये हमेशा सी पर ही बनेगा। ठीक है, वस्तु को अगर आप सी पर रखेंगे, ठीक है, मान लीजिए वस्तु यहाँ पे रखे हैं तो प्रतिबिंब भी आपका यहीं पर बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सवाल पूछा गया है आपका, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, मतलब दोस्तों जो वस्तु है ये आपका सी पर रखा गया। ठीक है, वक्रता केंद्र पर रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र पर रखा गया है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहीं पर बनेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो
प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, सी पर। आगे देखिए दोस्तों, आगे आपका 6ठा नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण में दोस्तों वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो आपका वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। एक में आपका सिर्फ आभासी होता है, ठीक है, बाकी में दोस्तों आपका वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 7वां नंबर जो प्रश्न है, वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब दोस्तों वाहनों में जो आपका दर्पण लगा हुआ रहता है पीछे के दृश्य को देखने के लिए, उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिससे हम लोग पीछे की सारी वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तल दर्पण, ठीक है, वहाँ पे आपका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों उत्तल दर्पण जो है वो आपका हमेशा सीधा प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग दर्पण में पीछे की सारी वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। आगे देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें दोस्तों आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, आगे आपका प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण लेंस संभवतः है। तो ये दोस्तों आपका दोनों अवतल होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे देखिए दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न आपका, किसी लेंस की क्षमता P, ठीक है, लेंस की क्षमता से दोस्तों P से दर्शाया जाता है और उसकी फोकस दूरी F, ठीक है, फोकस दूरी को आपका F से दर्शाया जाता है। क्या संबंध है, ठीक है, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, P = 1/F, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे देखिए 11वां नंबर प्रश्न है, लेंस का आवर्धन व्यंजक लिखे, ठीक है, लेंस का दोस्तों आवर्धन क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, m = -v/u, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे पूछा जाए कि दर्पण का आवर्धन क्या होता है, ठीक है, दर्पण का आवर्धन मतलब होता है दोस्तों जो प्रतिबिंब है वह कितना ऊंचा बना है, ठीक है, जो प्रतिबिंब है वो कितना ऊंचा बना है उसी को दोस्तों आवर्धन कहा जाता है, ठीक है। तो जो दर्पण का आवर्धन होता है दोस्तों ये आपका होता है v/u, ठीक है, क्या होता है दर्पण का दोस्तों आपका v/u होता है, और आपका लेंस का जो होता है दोस्तों ये आपका -v/u होता है, ठीक है। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों ये है आपका, सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, लगभग कितनी होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए 13वां नंबर प्रश्न है, नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल अभी आपका 2023 में जो एग्जाम हुआ था दोस्तों मैट्रिक बोर्ड परीक्षा, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका 2024 में भी 100% पूछा जाएगा, तो इसको आपको निश्चित ही याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों ये है आपका, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 15वां नंबर प्रश्न है आपका, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है। ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये सवाल भी आपका 2023 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान संरक्षण नियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है आपका 16 नंबर प्रश्न है, उपचयन में होता है, ठीक है, उपचयन में दोस्तों क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी, या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की वृद्धि। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उपचयन में आपका हमेशा ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए फ्रेंड्स कि अपचयन में क्या होता है, ठीक है, अपचयन में क्या होता है, तो अपचयन में दोस्तों हमेशा ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। उपचयन में हमेशा ऑक्सीजन की वृद्धि और अपचयन में हमेशा ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है आपका, पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, X का नाम क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 18वां नंबर प्रश्न, धातु की ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। ये दोस्तों
काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है आपका। ऑप्शन नंबर ए देखिए दिया हुआ है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है या फिर आपका लवणीय होती है। ठीक है, तो जो धातु की ऑक्साइड होती है दोस्तों ये हमेशा आपका क्षारीय होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर यहीं पे पूछा जाए फ्रेंड्स कि आधातु, ठीक है, आधातु की ऑक्साइड क्या होती है, आधातु की ऑक्साइड क्या होती है, तो आधातु की दोस्तों जो ऑक्साइड होती है ये आपका हमेशा अम्लीय होता है। ठीक है, आधातु का ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होता है। धातु का ऑक्साइड जो होता है दोस्तों ये आपका हमेशा क्षारीय होता है। ठीक है, 19वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 19वां नंबर में प्रश्न में है आपका एक चित्र दिख रहा है, दिया गया चित्र क्या दर्शाता है। ठीक है, ये जो आपका चित्र दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, ये जो आपका चित्र दिख रहा है ये आपका क्या दर्शा रहा है। ठीक है, जल की बर्बादी को रोका जाए, सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा, चेतावनी, धूम्रपान से बचे, भोजन करने से पहले हाथ धोना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा, चेतावनी को यह दिखा रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण सवाल है आपका। आगे देखिए 20वां नंबर प्रश्न है आपका, क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है। ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका OH- आयन। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे पूछा जाए अम्ल जो है दोस्तों ये आपका जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करता है, तो अम्ल हमेशा H+ आयन प्रदान करता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और क्षार हमेशा OH- आयन प्रदान करता है। आगे देखिए 21वां नंबर प्रश्न है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 22वां नंबर प्रश्न है, क्लोर क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है। ये दोस्तों ये भी आपका काफी महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे देखिए 23वां नंबर प्रश्न है, एक पदार्थ जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है, स्पर्श उस साबुन की तरह है तथा प्राकृतिक संक्षारक है, वह पदार्थ क्या होगा। तो ये दोस्तों आपका क्षारक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 24वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस pH ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों pH मान वाले वर्षा का अम्लीय वर्षा कहेंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आपका 6, 5, 6.4, 7। यहाँ में से दोस्तों आपका एक भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ में से आपका सारे ऑप्शन गलत हैं। अम्लीय वर्षा का जो pH मान होता है दोस्तों ये आपका 5.6 होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आप अपने बुक में देख लीजिएगा दोस्तों, जो अम्लीय वर्षा का pH मान होता है ये आपका 5.6 होता है। ठीक है, और आपके बुक में जितने भी pH मान दिए हुए हैं दोस्तों इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, मुश्किल से फ्रेंड्स आपका 10 pH मान होगा, 10 को आपको याद कर लेना है, क्योंकि वहाँ से आपका 2 प्रश्न एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर दोस्तों मैं आप लोग को एक वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, कि सभी का आपका pH मान कैसे याद करेंगे ट्रिक से। ठीक है, तो देखिए 25वां नंबर प्रश्न है आपका, किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है। ठीक है, किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तिल्ली ले जाया जाता है, गैस फटफट की आवाज ध्वनि के साथ जलती है, वह गैस कौन सी है। ये दोस्तों काफी आसान सा सवाल है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे तो इसका आंसर कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट में आसानी से दे पाएंगे। आगे देखिए 26वां नंबर प्रश्न है आपका, रासायनिक अभिक्रिया में होता है। रासायनिक अभिक्रिया में दोस्तों क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उपरोक्त सभी रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, ठीक है, ये तीनों होता है आपका रासायनिक अभिक्रिया में। 27वां नंबर प्रश्न देखिए, 27वां नंबर प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 28वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 28वां नंबर प्रश्न है आपका, रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाता है। ठीक है, सिरा कहलाता है, धमनी, कोशिका, जाइलम।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धमनी। ठीक है, जो रुधिर होता है दोस्तों, जो रक्त हमारा होता है वह हृदय से पूरे शरीर तक कौन पहुंचाता है, तो ये आपका धमनी पहुंचाता है। ठीक है, ये आपका एक प्रकार का टिश्यू मान लीजिए। ठीक है, टिश्यू की तरह यह कार्य करता है, उत्तक की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धमनी। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे पूछा जाए फ्रेंड्स, जो हमारे पूरे शरीर से, ठीक है, पूरे शरीर से जो रक्त को है वह हृदय में कौन लाता है, तो शिरा लाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा, शिरा। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपका हृदय से शरीर में कौन भेजता है, तो धमनी। ठीक है, हृदय से आपका पूरे शरीर में रक्त को कौन भेजता है, तो धमनी, और पूरे शरीर से हृदय में कौन लाता है, तो शिरा। ठीक है, दोनों को आपको याद रखना है, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 29वां नंबर प्रश्न देखिए, कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लेटलेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 30वां नंबर प्रश्न है, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है। ये भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 31वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 31वां नंबर प्रश्न आपका, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है। ये दोस्तों काफी इजी सवाल है, तो इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन होगा, या फिर जल होगा। ठीक है, 32वां नंबर प्रश्न देखिए, अमाशय के आंतरिक स्तर का अम्ल के से रक्षा किसके द्वारा होती है। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्लेष्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे देखिए 33वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है। ठीक है, क्षुद्रांत जो दोस्तों सबसे लंबा होता है, और ये हमेशा दोस्तों हमेशा जो होता है ये आपका शाकाहारी जानवरों का होता है। ठीक है, जो सबसे क्षुद्रांत जो होता है दोस्तों, ये सबसे लंबा किसका होता है, तो ये हमेशा शाकाहारी जानवरों का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शाकाहारी कौन है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे गाय। ठीक है, यहाँ पे शाकाहारी कौन है, गाय है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य आपका शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, कुत्ता आपका मांसाहारी होता है, शेर भी आपका मांसाहारी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गाय। आगे देखिए 34वां नंबर प्रश्न है, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है। ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी द्विखंडन। ठीक है, द्विखंडन विधि द्वारा अमीबा में जनन होता है। 35वां नंबर प्रश्न देखिए, पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन विधि है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कायिक प्रवर्धन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 36वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग का भाग है। ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो मादा जनन अंग का भाग है। ठीक है, परागकोश, अंडाशय, तंतु, पुंग, केसर। ये भी दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंडाशय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 37वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है। ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वह लैंगिक संचरण रोग है, कैंसर, टाइफाइड, गनोरिया, कोरोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गनोरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 38वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं। ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वृषण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 39वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 39 नंबर प्रश्न है, तापीय विद्युत क्षेत्र में क्या होता है। ठीक है, ऊष्मीय विद्युत में बदलता है, गतिज ऊर्जा विद्युत में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत में बदलता है, नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ये भी दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, तो इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को दोस्तों 3 प्रश्न दिया है, तीनों प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे तो आशा करता हूं कि आप लोग तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, 40वां नंबर प्रश्न देखिए, 40वां नंबर प्रश्न है, गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जैव गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों मॉडल सेट 2, जिसका मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, तो आप लोग चिंता ना करें, बस आपको हर एक वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, 2-3 बार आप लोग को वीडियो को देखना है, ताकि आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन एग्जाम में आए बस आपको समझ जाना है कि ये प्रश्न मैंने पढ़ा था। ठीक है, बस आपको वहाँ पे टिक कर देना है, और ऐसा तभी होगा दोस्तों जब आप लोग वीडियो को 2-3 बार आसानी से देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।